Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Dr. Kaina Chatoi. I hope you all are well and doing great. So students, आज हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो हमारे पास बेसिक पैथोलॉजी का जो बेसिक पैथोलॉजी में जो आपके जनरल पैथोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं हम लोग सबसे पहले उनको कवर करेंगे. सो आज हमारा जनरल पैथोलॉजी से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोगों के एग्जाम्स में जिसका बहुत ज़्यादा रेशियो होता है और जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ऑस्पी में, वाइवा में, और उसी लेवल पे आप लोगों को जज किया जाता है कि आपकी जो पैथोलॉजी है उसका क्या लेवल है. सो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे. जी हाँ, मैं सेल इंजरी के चैप्टर की बात कर रही हूँ, जो आपका जर्नल पैथोलॉजी का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले हम इन जनरल पैथोलॉजी को और स्पेशल पैथोलॉजी को बेसिक पैथोलॉजी से, रॉबिन्स की हमारे पास एक बुक आती है जिसे हम लोग बेसिक पैथोलॉजी कहते हैं, इस बुक से बेसिकली डिस्कस करेंगे. एटलीस्ट इसका एक वॉल्यूम होता है. अगर आप लोग रॉबिन्स की जो बेसिस पैथोलॉजी है, अगर वहाँ से जो है वो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस बुक को पूरी को, उसके दोनों वॉल्यूम्स को जो है अच्छे से कंप्लीट कर सको, तो बेसिक्स की जो हमारे पास पैथोलॉजी की बुक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक होती है. और अगर आप यहाँ से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो, आपको सारे की पॉइंट्स याद हैं, आपको पता है कि आपका कोई सीक्वेंस क्वेश्चन कैसे आना है, उसको कैसे डिस्कस करना है, देन आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जो है फर्दर जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको कैसे की पॉइंट्स के थ्रू बीसीक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ को आप लोग कवर कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज मैं आप लोगों को सेल इंजरी का पहला लेक्चर है. होपफुली ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इस वजह से मैंने इस चैप्टर्स को काफ़ी लेक्चर्स में डिवाइड करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आपको एक ग्रिप हो सके इस चैप्टर के ऊपर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल पैथोलॉजी का. जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. मीन्स के सेल इंजरी, जनरल पैथोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है वो हमारे पास आता है सेल इंजरी. सो हम सेल इंजरी को डिस्कस करेंगे. बुक का वैसे चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन वैसे आपकी जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है. सो आज हम इसे बुक का चैप्टर 2 है, लेकिन आपकी जर्नल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है. मीन्स कि आपका सबसे पहले आप लोगों को सेल इंजरी कंसिडर करना चाहिए, उसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए. इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ऑस्पी में क्वेश्चंस भी आते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी ने जूम की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है एनाटॉमी से रिलेटेड या फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो अभी क्रैश कोर्स जो हैं लोअर लिम्ब एनाटॉमी की रजिस्ट्रेशन चल रही हैं. तो अगर किसी ने लोअर लिम्ब एनाटॉमी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं. और सीवीएस फिजियोलॉजी की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं. तो जिसने इन 2 कोर्सेज में अप्लाई करना है सो वो कॉन्टैक्ट नंबर, मैं व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप लोग वहाँ से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले सारी तैयारी हो सके. सो अब हम लोग अपने पॉइंट के पास चलते हैं कि जो आज हमारा लेक्चर है सेल इंजरी. सबसे पहले आज मेन फोकस ये है कि मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और बेसिकली हम लोग इसको पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे. लाइक हम लोग चैप्टर्स बुक से भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आपने डिस्कस करना है. देन उसके बाद आपको नोट्स की सूरत में मैं आप लोगों से पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो सके और एक चीज़ आप अच्छे से रिटेन कर सकें और काफ़ी अरसे तक रिटेन कर सकें. सो हम इसको की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करती हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट के ये चैप्टर, अगर मैं वैसे बात करती हूँ अगर इस चैप्टर की, सो इस चैप्टर में आप लोगों को जो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन से पढ़ने हैं. सो मैं भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगी. सबसे पहले आप लोगों को सेल इंजरी पढ़ा दूंगी, देन उसके बाद हम लोग डेथ की जो भी हमारे पास नेक्रोसिस है, एपोप्टोसिस है, उन्हें भी अलग तरीके से डिस्कस करेंगे. एंड आपके पास जो एडेप्टेशंस आ रही हैं उससे रिलेटेड भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं. याद रखिएगा, आपकी नेक्रोसिस से रिलेटेड एंड एडेप्टेशन से रिलेटेड और सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीसीक्यूज एंड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. और कुछ की पॉइंट्स आपके ऑस्पी में भी आते हैं और उसके अलावा कुछ की पॉइंट्स आपके जो है वाइवा में भी पूछे जाते हैं. सो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ अच्छे से करनी है बेसिक पैथोलॉजी से. अगर आप बेसिक पैथोलॉजी समझ जाते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छा हो जाएगा. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करती हूँ, आपके पास जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आराम आराम से चैप्टर पढ़ाऊंगी. आप लोगों को समझ आ जाएगा और आप लोगों को काफ़ी देर तक ये रिटेन रहेगा. सबसे पहले पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी बताऊं तो सबसे पहले आपको 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनोसिस.
ठीक है, ये 2 वर्ड आप हर जो भी सीक्वेंस क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके अंदर आपने हर डिसऑर्डर का, आप कोई भी डिजीज लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, किसी भी अगर सिस्टमिक की तरफ भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किडनी स्टोन्स के बारे में लिख रहे हो तो आप लोगों को एटियोलॉजी भी लिखनी पड़ेगी और पैथोजेनोसिस भी लिखनी पड़ेगी। मीन्स के ये 2 टर्म्स आपको हर जगह मिलेंगी, हर सीक्वेंस क्वेश्चन में मिलेंगी, हर एमसीक्यूज में मिलेंगी। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इटियोलॉजी का एंड पैथोजेनोसिस का। अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो इटियोलॉजी होती क्या है। बेसिकली अगर हम लोग इटियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो इटियोलॉजी क्या होता है, अंडरलाइन कॉज होता है, ठीक है, या मॉडिफाइड फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। सिंपली वर्ड में कहूँ तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, किसी भी डिजीज को प्रोग्रेस करवाने का, उसको मॉडिफाई करवाने का, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करवाने का जो मेन कॉज है उसे हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि इटियोलॉजी होता क्या। इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही की है कि आपको पता हो कि इटियोलॉजी है क्या। देन वो आपसे कहते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है। तो ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया, इनको हाईलाइट करने का मेन मकसद ये है कि ये चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट की हैं कि बुक में आप लोगों को मैं मार्किंग करना भी सिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने हाईलाइट करके रख लेनी है, जो आप लोग एग्जाम के वर्ड सिर्फ उन्हीं को रीड करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है? पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि मतलब किस मैकेनिज्म से, मतलब वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से उस डिजीज की में प्रोग्रेशन हो रही है या वो चीज़ डिजीज डेवलप हो रही है, ठीक है, उसे हम लोग पैथोजेनेसिस कहेंगे। मतलब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से, जिस मैकेनिज्म की वजह से वो डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, कॉज जो एजेंट है आपका, जो कॉजिंग फैक्टर है, वो आपकी इटियोलॉजी हो गई। अब जो मैकेनिज्म डेवलपमेंट करवा रहा है उस डिजीज को और उसकी प्रोग्रेशन उस डिजीज की करवा रहा है, वो आपके पास पैथोजेनेसिस होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इतने सारे पैराग्राफ में लिखा क्या है। बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, द फील्ड ऑफ पैथोलॉजी इज डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज एंड द चेंजिंग इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद डिजीज एंड गिव राइज टू द presenting sign and symptoms in patients. There are two important terms that students with encounter throughout their study of pathology and medicine. वही बात उन्होंने की। देखो, जो हमारे पास पैथोलॉजी की फील्ड है ना, मतलब हम लोग जो पैथोलॉजी की फील्ड है, बेसिकली उसमें हम लोग क्या अंडरस्टैंड करना होता है, वो किससे, मतलब ये पूरी फील्ड किसके इर्द गिर्द घूमती है, वो उस चीज़ की कि उस डिजीज को कॉज करवाने वाला एजेंट क्या है। ठीक है, जैसे उस सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन में बेसिकली वो डिजीज किस वजह से हो रही है और वो डिजीज किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। इन तमाम चीज़ों को आपने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे क्या करना होता है, आपने उसको डायग्नोस करना होता है। ये चीज़ें आपने समझनी होती हैं। ये सारी उसकी पैथोलॉजी, अंडरलाइन कॉज क्या है उस डिसऑर्डर का, उसकी क्या डेवलपमेंट का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली इस पैथोलॉजी में पढ़नी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्होंने बता दिया कि 2 इंपॉर्टेंट वेरियस टर्म्स हैं जो कि इस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसमें आपकी एक टर्म कौन सी आ गई, इडियोलॉजी, एंड दूसरी आपकी पैथोजेनेसिस हो गई। ठीक है, इन 2 टर्म्स के ऊपर पूरी पैथोलॉजी जो है वो डिपेंड करेगी। ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपकी बार बार आपके पास आएंगी, जो बार बार यूज होंगी। ये ऐसी 2 टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इडियोलॉजी की बात करती हूँ तो क्या है, इडियोलॉजी रिफर्स टू द अंडरलाइन कॉज एंड मॉडिफाइड फैक्टर that are responsible for the initiation and progression of the disease। यहाँ पे आपको इटियोलॉजी का बता रहे हैं कि इटियोलॉजी क्या है, अंडरलाइन कॉज है, ऐसा कौन सा कॉज है, ठीक है, और एज अ मॉडिफाइंग फैक्टर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इनिशिएट करवा रहा है और प्रोग्रेस करवा रहा है डिजीज को, कि जिसके बेसिस के ऊपर वो डिजीज प्रोग्रेस हो रही है। ये चीज आप लोगों ने पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नाउ, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इट इज नाउ क्लियर दैट मैनी कॉमन डिजीजेस सच एज हाइपरटेंशन, diabetes, cancer are caused by a combination of inherited genetic susceptibility and various environmental triggers। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कॉमन, जो ग्लोबली जो कॉमन जो डिसऑर्डर देखे गए हैं, जो डिसीजेज देखी गई हैं, उसमें आपके पास हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है। अब ये ऐसी डिसऑर्डर हैं जो आप लोगों ने, डिजीजेज हैं जो आप लोगों ने काफ़ी जगह पे सुनी होगी, आप फेमिलियर होंगे इन टर्म से, कि आपके पास हाइपरटेंशन की टर्म हो गई या डायबिटीज़ की टर्म हो गई या कैंसर की टर्म हो गई, ट्यूमर्स की। सो इनकी बेसिकली क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी कॉजेज़ की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो कि इन डिजीज़ को इनिशिएट करवाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जेनेटिकल कॉज हैं,
ठीक है। जेनेटिकल बहुत सारे, इनहेरिटेड, इनमें से काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स क्या है, इनहेरिटेड जेनेटिकल होती हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्मोकिंग हो गई, पॉल्यूटेंट्स हो गए, टॉक्सिन मटेरियल्स हो गए, केमिकल एजेंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, बेसिकली वो ये इटियोलॉजिकल कॉज करवाती है, मतलब ये कॉज बनते हैं उस डिसऑर्डर्स को जो है वो इनिशिएट स्टार्ट करवाने का। सो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इटियोलॉजी में। सो इस टर्म के ऊपर मेन फोकस इसलिए करें कि आगे चल के हम जो भी डिसीज पढ़ेंगे, जो भी हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने होंगे कि उस डिजीज का इटियोलॉजिकल फैक्टर है क्या। अस्थमा है, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जेनेटिकल है या इनहेरिटेड है, क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी आप लोगों को चीज़ों को बतानी होंगी, ठीक है। अगर हम लोग पल्मोनरी डिसऑर्डर्स का पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा कि कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाजमी बतानी पड़ेंगी। देन उसके बाद क्या है कि इलिसिडेटिंग द जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स अंडरलाइन डिजीज इज अ मेजर थीम ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और बेसिकली यही है कि जो क्लियर एक्सप्लेनेशन होती है कि जेनेटिकल है या इन्वायरमेंटिकल फैक्टर्स हैं किस डिसऑर्डर करवाने में, तो उसमें ऑब्वियसली ये एक मेजर मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एक मेजर थेरेपी आप लोगों को पता चल जाता है कि इस डिजीज को किस तरीके से अब डायग्नोस करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो सारी अंडरलाइन फैक्टर्स आपको पता चल जाते हैं कि जब आप लोग उसके अंडरलाइन कॉजेज देख लेते हो तो आप उस डिजीज को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। सो इसलिए इटियोलॉजी इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर यू। सो पूरी पैथोलॉजी में आप लोग बार बार इटियोलॉजी का वर्ड आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो सिंपली कि क्या कॉज है, कोई भी आपसे पूछे इटियोलॉजी है क्या, किसी भी डिजीज को कॉज करवाने का कौन सा एजेंट है, इसके कॉजिंग फैक्टर क्या है, उसे हम लोग इटियोलॉजी कहेंगे। देन पैथोजेनेसिस की बात। अब पैथोजेनेसिस में क्या है, पैथोजेनेसिस रिफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। पैथोजेनेसिस क्या है कि क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो डिजीज डेवलप हो रही है और उसकी प्रोग्रेशन का, ठीक है, मतलब किस कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको केमिकली कौन कौन सी, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स में कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली कौन सी चेंजिंग आ रही हैं, फंक्शनली कौन सी चेंजिंग आ रही है, तो वो कौन कौन से ऐसे उसके बेसिकली मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज हो रही है, ये आपने पूरी पैथोजेनेसिस आपने उसमें बतानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में क्या होता है कि आपकी जो ग्लूमरस की लाइनिंग्स हैं या फिर मेम्ब्रेन है उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाती है, प्रोलिफरेशन वगैरह आ जाती है, कुछ डिपोजिटेशन हो जाती है प्रोटीन्स वगैरह की। सो अब वो क्या है, उसका पैथोजेनेसिस है कि उसके स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से चेंज आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर कॉज करवा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो गर्ड में पढ़ते हैं, बैरेट इसोफिगस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एपिथेलियम की मेटाप्लेजिया हो जाती है, एपिथेलियम वहाँ की चेंज हो जाती है, तो ये क्या उसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। मतलब क्या चेंजिंग्स आ रही है उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसको मॉर्फोलॉजिकली सेलुलरली क्या चेंजिंग्स आ रही हैं जो उसको उस डिजीज को प्रोग्रेस करवा रही हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लोग पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे, विच अकाउंट फॉर द सेलुलर एंड मॉलिकुलर चेंजेस that give rise to the specific functional and structural abnormality that characterize any particular disease। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब यह क्या है कि सेलुलर और मॉलिकुलर जो चेंजिंग्स उसके अंदर आएंगे जो कि उसे फंक्शनली और उसकी स्ट्रक्चरली एबनॉर्मलिटीज का बायस बनेंगे, ठीक है। एनी पर्टिकुलर डिजीज में, हर पर्टिकुलर डिजीज में आपको डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम से टोटली डिफरेंट होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके कॉजेज वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम से बिल्कुल चेंज होंगे। ये किडनी के डिसऑर्डर में पढ़ोगे। इस तरीके से निमोनिया है तो उसके बिल्कुल डिफरेंट कॉजेज होंगे। इस तरीके से अब ईसोफेगस के पढ़े हो तो उसमें अलग होगा। हेपेटाइटिस सी बी पढ़े हो तो उनके जो आपके पास कॉजिक मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर है और पैथोजेनेसिस जो उनका मैकेनिज्म है बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो उसमें किस तरीके से उनके अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस आ रहे हैं या सेलुलर चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। उसके अलावा क्या है, थस etiology refers to why a disease arise and pathogenesis describe how a disease develop। ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए कि etiology अब क्या बता रहा है कि वो डिजीज हो कैसे रही है, उसका कॉज क्या, और पैथोजेनेसिस क्या, उस डिजीज का डेवलप होना, ये चीज़ें आपको बता रही हैं, ठीक है। सो यहाँ तक सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी पता चला, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने यही याद करना है, ठीक है। इन पैराग्राफ्स के अंदर सिर्फ आप लोगों को etiology एंड पैथोजेनेसिस का फर्क पता हो, ताकि आप लोग हर ये दो हेडिंग्स आपने हर सीक्वेंस क्वेश्चंस में डाली हैं। जो भी आप डिसऑर्डर, जो भी डिजीज कंसिडर करोगे, उन तमाम चीज़ों में ये चीज़ें डलनी हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा चलें, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो उसके बाद हम लोग आगे चल के दूसरी डिस्कशन करेंगे
अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आगे चल के ये सारी चीज़ें आप लोगों से जो है बेसिकली डिस्कस करूँगी। आई होप यहाँ तक ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल इंजरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूम की ऑनलाइन क्लासेस की अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी आप लोग करवा लीजिएगा। और आगे चल के फिर मैं आगे चल के इस चैप्टर को और ज़्यादा रिव्यू करवाती हूँ आप लोगों का। और यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।